अब जरा दिल्ली की हम लोग बात करते हैं। दिल्ली में दो तीन विषय हैं। एक तो मैंने आपसे कहा था कि दिल्ली लोकसभा के स्पीकर को लेकर के अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि कौन बनेगा। बहुत पहले खबरें चली थी कि नहीं, इस पर दावा जो है टीडीपी कर रही है, फिर बात वो खत्म हो गई। अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों बड़े महत्वपूर्ण पद होते हैं और कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी ये चाहती है कि पद हमारे पास हो। डिप्टी स्पीकर तो चलिए फिर भी दे सकती है, लेकिन स्पीकर किसी हाल में रूलिंग पार्टी अपने किसी और को देना नहीं चाहती। क्या नाम चल रहे हैं? ओम बिरला साहब को क्या दोबारा कोई दूसरा टर्म मिलेगा क्या? हम इसकी बात करेंगे। लेकिन दिल्ली में अभी एक अलग जंग छिड़ी हुई है। जंग छिड़ी हुई है पानी को लेकर के। व्यूअर्स, इस बार जो गर्मी पड़ रही है, सभी लोग ऐसा तो है नहीं कि अनजान है उससे, हम सभी लोग उस पर वो झेल ही रहे हैं। अब दिल्ली में तापमान 46 डिग्री 47 डिग्री जा रहा है इस वक्त, सोचें आप। और उस बीच में पानी की दिक्कत अगर हो जाए तो क्या बीत रही होगी। अच्छा, जो अच्छे इलाके हैं, व्यवस्थित इलाके हैं या सोसाइटीज़ हैं या और इलाके, वहाँ पानी ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा संकट किनको हो रहा है? झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले भाई बहनों को, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत है। जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ हैं उनको बहुत दिक्कत है। या वो इलाके दिल्ली के जो 30-40 साल से जिन्होंने पाइप का पानी देखा ही नहीं है, वहाँ पानी जाता ही टैंकर से। आपको हैरानी होगी कि क्या दिल्ली में ऐसे इलाके हैं? हाँ, हैं दिल्ली में ऐसे इलाके जहाँ पानी टैंकर से ही जाता है, जहाँ पर आपको अपनी जान जोखिम में डालकर पानी लेना पड़ता है। जान जोखिम में डालकर, मैं सोच समझ के कह रहा हूँ आपसे, आपने वो विजुअल्स देखे होंगे, टैंकर चलते, टैंकर के ऊपर लोग दौड़ रहे हैं, चलते टैंकर पर चढ़ रहे हैं, किसी तरीके से एक बाल्टी पानी हमको मिल जाए। अब हुआ क्या इसमें, इस बार जब ये संकट गर्मी में, हर गर्मी में बढ़ता है संकट, गर्मी में संकट फिर बढ़ा, तो बीजेपी ने इसको लेकर प्रदर्शन किए और कुछ लोगों ने तो जल बोर्ड के दफ्तर के ऊपर मटका वटका फेंक दिया, जिसको फिर ये आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमला था और ये हमला बीजेपी वालों ने कराया। ऐसा नहीं केवल बीजेपी, इसमें कांग्रेस पार्टी भी अब विपक्ष की भूमिका में आ गई है। अलायंस था आप और कांग्रेस का लोकसभा चुनाव के लिए, दिल्ली में ही हुआ था, पंजाब में तो हुआ नहीं था, लेकिन अब वो अलायंस की वो खत्म हो गया। अब अपने अपने रोल में आ गए, वास्तविक रोल में। इस सब के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री कहाँ हैं? जेल में हैं। वो जेल से ही सरकार चलाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सरकार क्या चल पा रही है? अब केजरीवाल साहब अगर बाहर होते तो जाहिर है इस सब का वो नोट लेते, संज्ञान लेते। चीफ मिनिस्टर जब होता है बाहर और वो उसकी देखरेख में जब काम दिए जाते हैं, जिम्मेदारियां तय की जाती हैं, तो वो एक अलग ही बात होती है। क्या वो दिल्ली में हो पा रहा है? इस पर हम बात करेंगे। कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं लेकिन दिल्ली के पानी के संकट को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी से, सुनिए। कहते हैं नियत हो तो नियति भी बदलती है। बहुत विनम्रता से कहूंगी कि केजरीवाल सरकार की नियत ही नहीं है काम करने के लिए, इसलिए दिल्ली की नियति बन गया है प्यासा मरना। 1 दशक से केजरीवाल सरकार यहां पर सत्ता भोग रही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार ने कुछ नहीं करा है। दिल्ली में इल्लीगल टैंकर माफिया को केजरीवाल सरकार ऐसा लगता है कि प्रोत्साहित कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी केजरीवाल सरकार को लताड़ते हुए पूछा कि इल्लीगल टैंकर माफिया के ऑपरेशन के लिए आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। दिल्ली में वाटर वेस्टेज होती है, 40% से ज्यादा पानी ऐसे ही बह जाता है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है। दिल्ली की जनता को पानी पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार की है, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी छटककर केवल दोषारोपण करते हैं। पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित पानी का संकट चल रहा है। और जब मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित पानी का संकट, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि बीजेपी वाले चाहते हैं दिल्ली के लोग पानी ना पाएं, दिल्ली के लोगों को पानी उपलब्ध ना हो, और इसके लिए जितने जतन, जितनी साजिश, जितने तरीके से दिल्ली को पानी संकट में डाल सकते हैं, पूरी की पूरी कोशिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। जब लोग पानी के संकट से जूझ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हल्ला, हंगामा, गुंडागर्दी, ऑफिस में तोड़फोड़, पानी की सप्लाई रोकना, पानी की पाइप तोड़ना, ये कर रहे हैं। दो तीन बातें, अगर आपने संजय सिंह साहब का बयान पूरा सुनाओ गौर से। शुरू में उन्होंने कहा दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से बीजेपी द्वारा प्रायोजित पानी का संकट चल रहा है। फिर आगे वो कहते हैं कि जब दिल्ली में पानी का संकट चल रहा है तब बीजेपी वाले दिल्ली को कैसे पानी ना मिले इसके लिए साजिशें रच रहे हैं।
अब वो क्या कह रहे हैं, वो एक मतलब पानी का संकट है दिल्ली में या नहीं है। और ये आरोप मैंने तो कम से कम पहली बार सुना है कि कोई सत्ता पक्ष विपक्ष पर ये इल्जाम लगा रहा हो कि ये दिल्ली की पानी की व्यवस्था जो है उसको खराब करने की कोशिश कर रही है। अब तक ये सुनते थे कि फलाना राज्य पानी नहीं रिलीज कर रहा या पानी नहीं दे रहा, हरियाणा पर अक्सर दिल्ली की सरकार आरोप लगाती है। इस बार तो आरोप ये है कि ये पाइप तोड़ दे रहे हैं, भाई पानी बहा दे रहे हैं। देखिए, दिल्ली की सरकार को लेकर ये कोई बहुत अप्रत्याशित बात नहीं है। आम आदमी पार्टी ने पिछले कुछ वर्षों में जो राजनीति की है उसकी शुरुआत ही यहीं से होती है कि ये फलाना की साजिश है, ये फलाना ने गड़बड़ कर दिया। और अभी हम लोग बात करते थे, अभी फिर से करेंगे, अभी जब सर्दियां आएंगी तो जब प्रदूषण शुरू होगा तो फिर से कोई बताएगा, पता नहीं, मैं तो कहता हूं कि ठीक है पंजाब तक मामला पहुंचा, पंजाब से इधर आया, हो सकता है दूसरे राज्यों में जाए। तो अरविंद जी की सरकार या तो पूरे देश में आए, नहीं तो सारी समस्या दिल्ली की अगर होगी तो दुनिया के किसी हिस्से से हो सकती है, देश के किसी से हो सकती है। नंबर 1। नंबर 2, ये क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि दिल्ली की सरकार ने पानी की पाइपलाइन का ऑडिट नहीं कराया, उसको ठीक नहीं कराया, वो जर्जर पड़ी रही। और अब जब पानी की कमी होती है, जैसे कहा जाता है ना कि अगर आपको पता चल जाए कि कोई चीज कम होने वाली तो कालाबाजारी होने लगती है, कोई चीज कम हो जाए तो पेट्रोल पता चल जाए तो आदमी पेट्रोल पंप पे लाइन लगा लेता है। यहां जगह जगह पाइप तोड़कर जहां बस्तियां थी वहां लोग पाइप तोड़ रहे हैं, और दिल्ली की जो जल बोर्ड की जो निगरानी की चीज होनी चाहिए थी वो भी नहीं हो पाई। वो पाइप क्यों तोड़ रहे हैं? उनको पानी चाहिए और पानी नहीं मिल रहा है। दरअसल पानी की सप्लाई नहीं है, वहां से पाइपलाइन गुजर रही है, उनके यहां टैंकर आता है, वो झुग्गी बस्तियां हैं। अब वो घेटोइजेशन है वहां। वहां जो लोग हैं वो उसमें कुछ शरणार्थी बस्तियां भी हैं, और वो तोड़कर वहां नहा भी रहे हैं, वो पानी बर्बाद भी कर रहे हैं। इसके अलावा भी जो अभी बांसुरी स्वराज बोल रही थी, बांसुरी ने ही एक पाइप का वीडियो डाला, कहा कि सांसद के तौर पर ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं जा रही हूं, और उसको उन्होंने ठीक कराया। वो पाइपलाइन, मोटी पाइपलाइन पिछले 5 दिनों से टूटी हुई थी, और ना तो दिल्ली जल बोर्ड, ना तो दिल्ली सरकार, किसी को उसकी चिंता नहीं थी, ना तो एमसीडी को उसकी चिंता थी। जब ये सब होता है और उसके बाद इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तब वो पीड़ा देती है कि इसमें भी अगर ये लोग राजनीति कर सकते हैं। और आतिशी का वो बयान भी याद करना चाहिए कि अगर सारे टैंकर माफिया हटा भी दें तो भी बड़ा कम आपूर्ति होगी। इसका मतलब चलने दो, क्या होता है टैंकर माफिया। और तभी वो आता है कि आम आदमी पार्टी के विधायक भी इन टैंकर माफियाओं के साथ मिले हुए हैं। मैं तो कह रहा हूं इस बहाने से ही सही दोबारा ये बात क्यों नहीं होनी चाहिए कि भाई दिल्ली के पास मुख्यमंत्री नहीं है, सीएम नहीं है दिल्ली में। सीएम होता तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो अरविंद केजरीवाल कोई बहुत चमत्कार कर देते, लेकिन प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी किसकी है भाई? लेकिन वो तो जनतंत्र चला रहे हैं ना जेल से। कैसे जनतंत्र, पब्लिक सबसे बड़ा सवाल मचा रहे, बिजली पानी का संकट होता रहे, दुनिया भर की मुश्किलें आती रहे, और जेल से वो जनतंत्र चला। कोई करे, कोई इसमें कोई पहल करे, एलजी पहल करे, बीजेपी की मतलब केंद्र की सरकार पहल करे, लेकिन ये बात होनी चाहिए भाई। ये आज ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, अभी इस वक्त ये बिजली का संकट, पानी का संकट चल रहा है, गर्मियों में बिजली का संकट भी होता है, इसके बाद कोई नई तकलीफ दिल्ली में आएगी, चलता रहता है कुछ ना कुछ तो। लेकिन अब दिल्ली के पास मुख्यमंत्री नहीं है, कमाल है साहब। और अब तो लोगों ने ये बात भी करना बंद कर दिया है। इट इज नो लॉन्गर इन डिस्कशन कि भाई सीएम नहीं है दिल्ली का, भाई सीएम दिल्ली में बैठा है, राज्य की नहीं अर्हता रखता है। दिल्ली को प्रशासक की जरूरत है, किसी मुख्यमंत्री की आवश्यकता नहीं। अरे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ये होना चाहिए, होना चाहिए, इसको बंद करे, इसको केंद्र की सरकार बिल ले आए, मैं वो तो नहीं कहूंगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन एक्ट मैं वो तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये जो अजीब सा इस वक्त मतलब अजीब ही चीज चल रही है दिल्ली में, वो तो उसका कोई तो समाधान निकाले। सर, दिल्ली की जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। दिल्ली की जनता को एक लोटा पानी भी पीने को नहीं मिल रहा है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जेल में अपना पानी का कोटा बढ़ावा लिया है। एक केजी को एक, मैं बता रहा हूं ना सर आपको, एक केजी को 1 बाल्टी पानी नहाने के लिए मिलता है। अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए 4 बाल्टी का कोटा सेंक्शन करा लिया है। कहते हैं मैं घर में 4 जगह से शॉवर में नहाता था। हमें ये समझ में नहीं आता कई बार कि ये आप तंज में बोलते हैं। नहीं सर, ये उन्होंने किया ऑफिस में, आपको कंफर्म बता रहा हूं। केजरीवाल ने वहां रिक्वेस्ट की कि मैं घर में शॉवर से नहाने का आदी हूं, मैं 1 बाल्टी से नहीं नहा सकता। अब उन्हें वहां 4 बाल्टी पानी मिल रहा है नहाने के लिए। मतलब केजरीवाल तो अपनी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं। जो वो बड़े घर में रह के जिस सुख सुविधा में रहते थे, वैसे सुख सुविधा उन्होंने अपनी जेल में व्यवस्था कर ली है। लेकिन दिल्ली की जनता को पानी नहीं मिल रहा है। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है, उनको शर्म नहीं आ रही कि इस्तीफा दे, किसी को पूर्णकालीन मुख्यमंत्री बनाए जिससे एलजी बात कर सके। अब एलजी किससे बात करेंगे अगर समस्या है तो? क्या आतिशी से बात करेंगे जिसके पास जल मंत्रालय? एलजी तो मुख्यमंत्री से बात करेंगे ना कि कहां समस्या आ रही है, क्या आप काम करवा रहे हो। मुख्यमंत्री से बात नहीं कर सकते। एलजी और मंत्री नहीं बात करते आपस में, तो मंत्री तो अपने आप को मुख्यमंत्री से कम नहीं मांगते। अब अरविंद केजरीवाल जेल में, तो सबको लगता है कि हम मुख्यमंत्री से कम नहीं है। आतिशी को लगता है कि अब मैं मुख्यमंत्री का चार्ज है मेरे पास, भले अरविंद केजरीवाल ने दिया नहीं हो। उनके दूसरे जो है सौरभ भारद्वाज, वो अपने आप को मुख्यमंत्री से कम नहीं मांगते। संजय सिंह तो ही सुपर मुख्यमंत्री की, संगठन भी मैं देख रहा हूं, सरकार भी मैं देख रहा हूं।
तो मुझे लग रहा है कि भाई अब दिल्ली सरकार, एलजी को ये निर्णय लेना पड़ेगा कि दिल्ली की व्यवस्था कैसे सुनिश्चित की जाए। अब मुख्यमंत्री से इस्तीफा करवाया जाए, दिल्ली में पूर्णकालीन मुख्यमंत्री दिया जाए, जो दिल्ली के अंदर जनता को जो समस्या आ रही है उसको लेकर बेहतर केंद्र के साथ कोऑर्डिनेशन कर सके, एलजी के साथ कोऑर्डिनेशन कर सके और वहां विजिट कर सके कि कहां पानी नहीं है, टैंकर चोरी कैसे हो रही है, पाइपलाइन लीक है। 500 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया है इन्होंने रिपेयरिंग के लिए। अभी तक दिल्ली सरकार ने जो पाइप लीक होते उससे 500 करोड़ रुपया खर्चा किया। एलजी ने कहा इसका ऑडिट कराओ, तो अभी तक ऑडिट भी नहीं करवा रहे। इतना खर्चा करने के बाद दिल्ली के अंदर ये पानी की समस्या क्यों है? 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि दिल्ली को झीलों के शहर बना देंगे, आज वहां जनता पानी के लिए तरस रही है। आपने पुलिस को तरह तरह की ड्यूटी करते हुए देखा होगा। इलेक्शन आता है तो इलेक्शन की ड्यूटी करते हैं, त्योहार आता है तो उसमें कोई ड्यूटी करते हैं, बाजारों में ड्यूटी करते हैं। कभी आपने पाइपलाइन की रखवाली करते नहीं देखा होगा। दिल्ली में पाइपलाइन की रखवाली कर रही है दिल्ली पुलिस इस वक्त। और बड़ा जितनी गर्मी है उसमें मैं तो हालत समझ सकता हूं कि देख रहे थे हम तस्वीरें कि पाइपलाइन के ऊपर चल रही है, पुलिस के जवान चल रहे हैं, बड़ा मुश्किल वो है। देखिए, एक तो ये है कि जो सप्लाई दिल्ली को होती है 1200 से ज़्यादा कुछ मिलियन गैलन की हर रोज़ सप्लाई इसको चाहिए दिल्ली को, उसमें 1000 मिलियन गैलन ही दिल्ली जो है वो अपने रिसोर्सेज से बना पा रहा है। चाहे हरियाणा से पानी आ रहा है या उत्तर प्रदेश से आ रहा है या जो उनके अपने ग्राउंड वाटर से निकालते हैं उससे आ रहा है या जो गंगा वाटर है या बाकी सब चीज़ें हैं उनसे आ रहा है। अब ये जो कमी है इसको पूरा कैसे किया जाएगा? या तो हरियाणा ज़्यादा पानी भेजे तो पूरा किया जाएगा, या फिर किसी और तरह की व्यवस्था हो कहीं और से, हिमाचल से, या अगर हिमाचल से भी पानी आया तो हरियाणा के थ्रू आ रहा है वैसे जो, नहीं तो हरियाणा के थ्रू ही आएगा ना, आएगा तो उनको भी छोड़ना पड़ेगा। तो किसी ना किसी तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जहां तक देखिए स्टेटहुड का सवाल है कि दिल्ली में क्या स्टेटहुड के कारण समस्या सॉल्व हो जाएगी। बीजेपी ने 2014 में अपने मैनिफेस्टो में रखा था ना, हम पूर्ण जो है स्टेटहुड देंगे। 2013 में दिल्ली ने, बीजेपी ने कहा था ना हम स्टेटहुड देना चाहते हैं दिल्ली को। तो अब अगर कोई है तो वो सारी गोल नहीं की जा सकती बात। अब अगर अरविंद केजरीवाल जेल में है तो या तो अरविंद केजरीवाल उसके लिए शायद असेंबली की सहमति भी चाहिए ना। बिल्कुल चाहिए। तो असेंबली की सहमति कैसे आएगी? नहीं तो अच्छा, ये तो केजरीवाल साहब तो देने में तैयार है, वो तो तैयार है ना। हाँ, ठीक बात है। तो अगर पूरा स्टेटहुड देना है तो वो उस तरह से करें। अगर पहले या तो मैनिफेस्टो में अपने नहीं रखना चाहिए था कि हम स्टेटहुड देना चाहते हैं, से जो स्थिति बनी हुई है इसको रिजॉल्व होना चाहिए कि क्या करना चाहिए। सही बात है प्रोफेसर साहब। देखिए, मुझे तो लगता है इसका एक सीधा उपाय है। सबसे पहले दिल्ली का स्टेटहुड का जो अभी भी जो स्थिति है, यहाँ पर मल्टीपल एजेंसीज काम कर रही हैं और मल्टीपल एजेंसीज काम करने के कारण हो क्या रहा है कि दोषारोपण करने में बहुत आसान हो जाता है। हालांकि दिल्ली जल बोर्ड जो है वो जब से दिल्ली सरकार के हाथ में आया है तब से इनके पास कोई कारण नहीं बन गया। यदि कल जाकर के दिल्ली जल बोर्ड जो होता, यदि भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र में होता, यदि उस पर काबिज भारतीय जनता पार्टी होती तो देखते यही आम आदमी पार्टी वाले जो है वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों के आगे प्रदर्शन कर रहे होते, मटका फोड़ रहे होते और उनका यही कहना होता कि देखिए ये चूंकि इन पर राज जो है, इनके व्यवस्था जो है, इनका प्रबंधन जो है सारा भारतीय जनता पार्टी के अधीन है, इसलिए इनको ये जिम्मेदार है। दिल्ली को यदि पानी नहीं मिल रहा है, यदि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में होते तो ऐसी स्थिति नहीं होती। आज दिल्ली सरकार भी इनके पास है या दिल्ली जल बोर्ड भी इनके पास है, इसके बावजूद भी ये शुद्ध रूप से मिसमैनेजमेंट भी एक बहुत कारण है। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है, एक आकलन है कि 30% पानी का वेस्टेज होता है जी। 30% पानी का यदि वेस्टेज हो जाए, आपने देखा होगा कि दिल्ली सरकार ने एक नोटिफिकेशन भी शायद निकाला कि भाई जो पानी का दुरुपयोग करेगा उसको दंडित किया जाएगा। अब इस दुरुपयोग की परिभाषा क्या होगी भाई? अब कैसे इस दुरुपयोग को परिभाषित करें? क्या ज़्यादा पानी यदि आप नहा लेते हैं तब क्या आपके यहाँ कोई ऐसा इस प्रकार का, जैसे हम गैस कनेक्शन में हम सप्लाई के लिए जो हम फिक्स करते हैं मीटर्स लगा हुआ है, लेकिन यदि मान लेते हैं कि ज़्यादा मीटर से आया तो लोग कहेगा ना कि हमारे यहाँ घर में आ गया 20 आदमी आया हुआ था, हमने ज़्यादा आज खर्चा किया, इस महीने हमारे 10 गेस्ट आ गए। इसका डेफिनेशन क्या है? आप हमने ज़्यादा यूज किया, हम इसका ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। अच्छा, सवाल यह है कि आपने अपनी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं की है, आप दूसरों पर सिर्फ दोषारोपण करते हैं और यही आपके राजनीति का मूलांश है। 2-3 इंपॉर्टेंट खबरें बची हुई हैं, लेकिन मैं जरा एक बार दिल्ली में जो ये स्पीकर को लेकर के चल रहा है वो चर्चा एक बार कर लेना चाहता हूं। क्या नाम चल रहे हैं सर स्पीकर को लेकर के? देखिए, स्पीकर पर अभी तो ओम बिरला साहब की सबसे तगड़ी वाली पक्की वाली दावेदारी है और भले अभी तक ये नहीं होता रहा है कि दूसरी बार कोई लोकसभा अध्यक्ष कंटिन्यूएशन में बने, लेकिन ये भी तो सच है कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की राजनीति की है, जिस तरह का मंत्रिमंडल बनाया है, लगभग कंटिन्यूटी है।
जो पहले लोग स्पीकर आज तक कभी कोई रिपीट नहीं हुआ। एक दो बार पहले बलराम जाखड़ एक बार हुए हैं और एक बार और पीए संगवाम शायद हुए, लेकिन 2 बार कंटिन्यूएशन में कोई नहीं हुआ। इनको पूरे टर्म नहीं मिले शायद। पूरे टर्म थे बलराम जाखड़ पूरे 10 साल पूरे टर्म थे, लेकिन उसके अलावा कोई हुआ नहीं। तो क्या अब ओम बिरला वो रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं? और नरेंद्र मोदी जिस तरह से हम लोगों ने देखा है जो मंत्रिपरिषद बना, तो उसमें वो सबसे बड़े दावेदार। दूसरा एक ये बनता है कि भाई टीडीपी अगर चाहेगी तो टीडीपी के जो चंद्रबाबू नायडू हैं, उनकी पत्नी भुवनेश्वरी देवी और उनकी बहन पुरंदेश्वरी भाजपा के अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, तो उनकी ही साली हैं। एक समझौते के तहत वो हो सकता है, पहले एक समय में बड़ा मनमुटाव सा था, आजकल बहुत अच्छे संबंध हैं, अच्छे रिश्ते हैं, तो एक वो हो सकते हैं जो बहुत अच्छे कहें कि दावेदार। उसके अलावा तो ढेर सारे नाम चर्चा में चलते हैं, बहुत समय से लोग ये बात सही है कि टीडीपी चाहती है स्पीकर का पोस्ट। हाँ सही देखिए ये बात तो बिल्कुल, देखिए ये पहले भी स्पीकर का पोस्ट रहा है टीडीपी के पास, बालायोगी रहे हैं, तो वो हालांकि अनुभव बड़ा हाँ, खराब था, जो भी वो रहा है। बीजेपी के लिए अनुभव बड़ा खराब। वो कहानी बताइए ना। जीएमसी बालियोगी स्पीकर थे, अटल जी की सरकार थी, और गिरधर गमान ये 1999 वाली सरकार, 1998 वाली सरकार, 1998 वाली सरकार एक वोट से गिर गया था, उनकी सरकार गिर गई थी। गिरधर गमान सांसद थे, उड़ीसा का चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी उड़ीसा का चुनाव जीती, गिरधर गमान को मुख्यमंत्री बना दिया गया। वो सीएम भी थे, लेकिन तब तक सांसद भी थे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, एक वोट की बात रह गई थी। और यही टीएमसी के जो टीडीपी के जो स्पीकर थे, उन्होंने उनको वोट डालने की अनुमति दे दी थी, और उस एक वोट से अटल जी की सरकार गिर गई। और पुरानी संसद का जो सभागार है वो भी जीएमसी बालियोगी के नाम। अच्छा, वो सभागार, और अब वही टीडीपी जो है सत्ता में। देखिए ये तो होगा, जब कोalition गवर्नमेंट होगी तो टीडीपी और जेडीयू इनकी बात रहेगी, जहां तक स्पीकर की बात है वो अपनी बात रखेंगे। और यही चर्चाओं में है कि जेडीयू और जो है चंद्रबाबू नायडू वो किस तरह से इसमें प्रेशर डालते हैं या नहीं डालते हैं, और उसी को भुनाने की कोशिश जो है विपक्ष कर रहा है। उसका भी ये कहना है कि अगर हमें आप डिप्टी स्पीकर की पोस्ट नहीं देते तो हम स्पीकर के लिए चुनाव में भी शामिल होंगे, और उसमें क्या कोई गणित बदलेगा या नहीं बदलेगा उसको देखने वाली बात होगी। मुझे नहीं लगता कि टीडीपी और जेडीयू जो है वो इस तरह का कोई कदम उठाएगा स्पीकर को लेकर कि जो मुश्किल में डाले। बीजेपी तो नहीं देना चाहेगी ना ये नेचुरली, बीजेपी क्यों देना चाहेगी? बीजेपी स्पीकर की पोस्ट अगर दे देते हैं तो आपका सारा जो गणित होता है किसी भी बिल को लेकर या किसी भी मामले को लेकर वो बिगड़ जाता है। तो बीजेपी नहीं चाहेगी कि ऐसा हो, और बीजेपी शायद कह भी रही है। पोस्ट को लेकर देखिए, कल ओम बिरला जी ने लंच दिया था पत्रकारों को, और कल बड़े खुश थे वो, और उनकी बातचीत से लग रहा था कि शायद उनको उम्मीद है कि पार्टी उन्हें दोबारा स्पीकर बनाएगी। हाँ, उन्हें मतलब उनके हाव बता रहे थे कि शायद उन्हें पार्टी दोबारा स्पीकर बनाने जितने नामों की चर्चा चल रही थी सब तो मंत्री बन गए। नहीं, अभी कई नाम भी, भर्तृहरि प्रताप का भी नाम चल रहा है, जो बीजेपी में आए, उड़ीसा के जो हैं 6 बार के सांसद हैं, उनके बारे में प्रसाद का भी नाम चल रहा है, रविशंकर प्रसाद, कई लोगों के नाम चल रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीका चुनाव करते हैं, आप देखिए, मतलब जब 2019 में ओम बिरला को बनाया था तो ऐसा माना जा रहा था कि ओम बिरला का कहीं नाम ही नहीं था, अचानक ओम बिरला का नाम आ गया था। तो मुझे ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री मोदी बड़ा कोई सरप्राइजिंग नाम भी लेकर आ सकते हैं। जरूरी नहीं कि ओम बिरला ही बनेंगे, कोई सरप्राइजिंग नाम भी लेकर आ सकते हैं, क्योंकि अब विपक्ष जिस तरीके से मजबूत है तो प्रधानमंत्री मोदी को नया एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जेडीयू अब लोकसभा का डिप्टी स्पीकर या स्पीकर मानने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि राज्यसभा में ऑलरेडी हरिवंश जी जो है वो जेडीयू के उनका तो बन गया है, तो जेडीयू तो बाहर हो चुके हैं, जेडीयू इसमें डिमांड नहीं कर सकती। अब रही बात तेलुगु देशम पार्टी की, तो मुझे लगा कि तेलुगु देशम पार्टी को भी स्पष्ट कर दिया गया है कि आपको लोकसभा स्पीकर का पद नहीं दिया जाएगा। हालांकि कहा जा रहा है कि तेलुगु देशम पार्टी इस बात के लिए डिमांड कर रही है, लेकिन तेलुगु देशम पार्टी भी इस बात से सहमत हो गई है कि स्पीकर का पद भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखने वाली है, और यह है कि बीजेपी का स्पीकर बनने जा रहा है। अब कौन बनेगा यह सबसे बड़ी मतलब प्रश्न है। तो कई लोगों के नाम चल रहे हैं इसके अंदर। ऐसा कहा जा रहा है कि भाई भर्तृहरि प्रताप भी बन सकते हैं, कोई किसी दूसरे सरप्राइजिंग नाम भी प्रधानमंत्री मोदी। कौन से राज्य से? ये उड़ीसा से आते हैं, 6 बार के सांसद है, बहुत अच्छे सांसद का कार्यकाल उनका रहा है। पहले बीजू जनता दल में थे, अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गए, तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री इसमें भी कोई सरप्राइजिंग दे सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो भी होगा नाम अच्छा होगा, प्रधानमंत्री सोच के देंगे, एक नया नाम आएगा। ओम बिरला की संभावना चर्चा में जरूर, लेकिन मुझे लगता है कि कोई सरप्राइजिंग मिल भी सकता है इस बार, वहां पर कोई नया नाम भी हमें दिख सकता है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, तेलुगु देशम पार्टी ने स्पीकर के लिए कोई डिमांड नहीं किया है अपनी तरफ से। टीडीपी और जेडीयू ने, किसी ने कोई डिमांड नहीं किया है कि हमको स्पीकर पद के लिए, और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बहुत स्पष्ट है कि स्पीकर का पद वो अपने पास रखने जा रही है। जो मेरे सोर्स हैं वो आज के दिन में यही कहते हैं
कि टीडीपी इस बात के लिए कुछ इसके बारे में चर्चा नहीं कर रही है। टीडीपी का मूल जो है वो इस बात पर टिका हुआ है कि आप हमको पैसा दीजिए, हम अपना आंध्रा तक अपने आप को सीमित करने हैं, और दिल्ली में आपको जो करने की इच्छा है जितना आप कर सकते हैं। हमारा फोकस आंध्र प्रदेश है। हमें दिल्ली की राजनीति से बहुत कुछ लेना देना नहीं है। अब रही बात कि ओम बिरला के अतिरिक्त, तो मेरी जानकारी में है कि ओम बिरला संभवतः ना होकर के कोई दूसरा ही लोकसभा का अध्यक्ष है। इनको रिटर्म नहीं मिलेगा, रिटर्म संभवतः नहीं मिलेगा, और कोई और जो है वो इस बार डेप्यूटी स्पीकर का भी चल रहा है सर। इस बार डेप्यूटी स्पीकर भी रहेगा, पिछली बार नहीं था। डिप्टी स्पीकर भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल नहीं, 2019 में दिया नहीं था, 2014 में तो दिया था। स्पीकर दिए नहीं थे विनोद। 2019 में नहीं दिया था, 2014 में एआईडीएम के थम्बुदरी को बना दिया था डेप्यूटी स्पीकर, 2014 में दिया था। इस बार 2019 में नहीं दिया था। कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि डिप्टी स्पीकर का पद उसे मिले, और ये परंपराओं का उदाहरण दिया जा रहा है कि ये परंपरा रही है कि जो डिप्टी स्पीकर होता है वो टीडीपी को डेप्यूटी दिया जा सकता है सर, टीडीपी को डेप्यूटी दिया जा सकता है स्पीकर का पद। चलिए अच्छा सर, एक ब्रेक हमको यहाँ पर देना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। आपके राज्य से एक खबर आ रही है, बिहार से। बिहार के एक सांसद साहब अभी जीत करके आए हैं, वो ठीक बोले हैं, सीतामढ़ी से। वो ठीक बोल रहे हैं। जो आज आप ठीक लग रहा है, मुझे तो बहुत आपत्तिजनक लगी बात नहीं, है। खबर ये भी जल्दी से बता रहा हूँ, ब्रेक के बाद डिटेल में बात करेंगे। उन्होंने कहा कि ये यादवों ने और मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया, मुझे पता है, तब भी मैं जीत गया हूं, अब मैं इनका काम नहीं करूंगा। अब एक सांसद देश का ये बोले कि जिसने मुझे वोट नहीं दिया मैं उसके लिए काम नहीं करूंगा, तो वाकई अपने आप में बड़ी गंभीर बात है, आपत्तिजनक बात है।